नमस्कार। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मौर्य वंश के बारे में। शुरू करते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार मौर्य शूद्र थे। जैन व बौद्ध साहित्य के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार वृषल यानी कि निम्न वर्गीय थे। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य वैश्य थे। सर्वाधिक जो मान्य मत है उसके अनुसार मौर्य जो क्षत्रिय जाति के थे। उसके बाद आता है सबसे पहले जो मौर्य शासक है वह चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 322 से 298 ईसा पूर्व उसका शासनकाल था। चाणक्य ने इसे 1000 काशार्पण में खरीदा था। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने 1000 काशार्पण देकर किसी से खरीदा था। फिर चाणक्य ने इसकी शिक्षा तक्षशिला में करवाई। यूनानी इतिहासकारों ने इसे सेंड्रोकोट्स एवं एंड्रोकोट्स के रूप में उल्लेखित किया है। विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोट्स है। 305 ईस्वी में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ उसका युद्ध हुआ था। स्ट्रेबो एवं एपियानस विवाद एवं संधि की जानकारी देते हैं। निकेटर ने एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरोपनिसाडाई के क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए। निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना या हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से करवाया था। अपना राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी। एरियन की पुस्तक इंडिका, प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका या नेचुरल हिस्ट्री। इसके बाद टोलमी की पुस्तक है, उसका नाम जियोग्राफी है। एक अज्ञात लेखक है, उसकी पुस्तक है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसमें भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को 500 हाथी दिए थे। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, संथारा या सलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। दूसरा महत्वपूर्ण शासक है बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व से 273 ईस्वी तक। यूनानी इतिहासकारों ने इसे अमित्रोचैड्स या अमित्रघात कहा है। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने इसको महान शासक बताया है। तारानाथ के अनुसार इसने दक्षिण भारत पर अभियान किया। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यूनानी इतिहासकार एथीनियस के अनुसार इसने यूनान के शासक से मीठी शराब, सूखे मेवे जैसे अंजीर और दार्शनिक मंगवाए थे। यूनानी शासक ने मीठी शराब एवं सूखे मेवे भेज दिए एवं दार्शनिक नहीं भेजा। उसके बाद आता है तीसरा महत्वपूर्ण मौर्य सम्राट अशोक। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, जिसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ। अशोक का अपने भाइयों के साथ 4 वर्ष तक उत्तराधिकार संघर्ष चला। अशोक की माता का नाम भीमा या सुब्बा द्रांगी था। इसकी पत्नी देवी, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन दोनों ने भी श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म फैलाया था। कौरुवकी या कारुवकी इसकी पत्नी थी दूसरी, जिसका पुत्र तीवर था। रानी के अभिलेख में इन दोनों का उल्लेख मिलता है। तीसरी पत्नी पद्मावती थी, पुत्र कुणाल, और चौथी रक्षी जो पत्नी थी वो तिष्य रक्षा थी। इसने कुणाल की आंखें फुड़वा दी थी। अशोक ने तिष्य रक्षा को जिंदा जलवा दिया था। इसके बाद अशोक के बारे में है। अशोक अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली थी। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा नंदराज था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए एवं 1.5 लाख लोगों को युद्धबंदी बनाया गया। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध नीति या युद्ध घोष के स्थान पर धम्म नीति या धम्म घोष को अपनाया। अशोक का धर्म कलण है, जो कि जय सिंह व हर्ष के दरबार में कवि थे। कि कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का भक्त था।
उसने श्रीनगर शहर बसाया एवं वहाँ शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन एवं उसकी पुत्री चारुमती ने देवी पाटन शहर बसाया। ये कल्लण ने बनवाए थे। ये कहा है दीपवंश में महावंश के अनुसार सुसीम के पुत्र निग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक मोगलीपुत्र तिष्य के कारण बौद्ध धर्म में से प्रभावित हुआ था। दीपवंश में महावंश, इसमें सिंहल साहित्य है। दिव्यावदान पुस्तक एवं चीनी यात्री वैनचांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। भाब्रू अभिलेख से अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है। अशोक का धम्म, यह अशोक की आचार संहिता थी। इसका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसमें माता पिता की सेवा, अतिथि का सत्कार और सबका कल्याण जैसी शिक्षाएं हैं। अशोक ने धम्म यात्राओं का आयोजन करवाया। इसमें स्वर्ग की झांकियां निकाली जाती थी। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु अभिलेख लिखवाए एवं धम्म महामात्य की नियुक्ति की। उसके बाद आते हैं अशोक के लेख। तो अशोक के लेख है वो 3 श्रेणियों में विभक्त है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। उसके बाद शिलालेख है वो 2 श्रेणियों में विभक्त है, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभलेख के भी 2 रूप है, वृहद स्तंभलेख और लघु शिलालेख। वृहद शिलालेख है, इनकी अभिलेखों की संख्या 14 है एवं 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। वो है जो इनके वृहद शिलालेख है। पहला है शाहबाजगढ़ी और मानसेरा या मानसेहरा कहते हैं। ये दोनों पेशावर पाकिस्तान में है। कालसी उत्तराखंड में है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। सोपारा महाराष्ट्र में है। धौली, जोगढ़ और ये दोनों उड़ीसा में है और एर्रागुडी ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। पृथक कलिंग प्रज्ञापन, अशोक 13वें अभिलेख में कलिंग आक्रमण की जानकारी देता है, लेकिन धौली व जोगढ़ में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताता है। लघु शिलालेख, इसमें अशोक की व्यक्तिगत जानकारियाँ मिलती है। इसके जो लघु शिलालेख है वो है मास्की, गुर्जरा, उद्देगोलम और नेट्टूर। इनमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। अन्य अभिलेखों में अशोक की उपाधि, देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी आदि का उल्लेख मिलता है। उसके बाद भाब्रू अभिलेख है। वृहत स्तंभलेख, अभिलेखों की संख्या 7 है एवं यह 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। यह है प्रयाग प्रशस्ति। यह मूल रूप से कौशाम्बी में था। अकबर ने इसे प्रयाग में स्थापित करवाया। अशोक, रानी, समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर, ये प्रयाग प्रशस्ति में इनका उल्लेख है। दूसरा है टोपरा, दिल्ली में है। यह टोपरा में स्थित है। फिरोज तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया। इस पर पूरे 7 अभिलेख मिलते हैं। यह एकमात्र अभिलेख है। 7वें अभिलेख में जैन धर्म एवं आजीवक धर्म की जानकारी मिलती है। मेरठ दिल्ली अभिलेख मूल रूप से मेरठ में था। फिरोज शाह ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया। इसके बाद लौरैया, अरराज, लौरैया, नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये सभी बिहार में स्थित है। उसके बाद आते हैं लघु स्तंभ लेख। इसमें अशोक की राजनीति की घोषणाएं मिलती है। पहला है रुम्मिनदेही अभिलेख। इसमें मौर्य काल की आर्थिक नीति, राजस्व नीति की जानकारी मिलती है। अशोक ने भू राजस्व घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया था, इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सारनाथ अभिलेख और सांची अभिलेख। इन अभिलेखों में अशोक बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी देता है और कहता है जेल रहने लायक स्थान नहीं है एवं कैदी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। नेक्स्ट है गुहालेख। अशोक ने कर्ण चौपड़ एवं सुदामा
आजीविक साधनों हेतु तथा विश्व झोंपड़ी गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा या प्रादेशिक स्थानीय में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों की लिपियाँ ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामेइक लिपि और ग्रीक व यूनानी लिपि। 1750 टिफेंथलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप्स ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। शर कुना कंधार अभिलेख शर ए कुना यह अशोक का द्विभाषीय अभिलेख है जो कि ग्रीक व अरामेइक 2 लिपियों में लिखा गया है। डॉक्टर भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा। उसके बाद है मौर्यकालीन कला, राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला है वो महल, स्तूप, स्तंभ और गुफा के रूप में विद्यमान है। तो सबसे पहले है महल या भवन। बुलंदी बाग से लकड़ी के महलों के साक्ष्य मिले हैं। कुम्भहार से राजप्रासाद रॉयल पैलेस के साक्ष्य मिलते हैं। मेगस्थनीज एवं स्ट्रेबो पाटलिपुत्र के महलों व नगर नियोजन की प्रशंसा करते हैं। एरियन पाटलिपुत्र के महलों को सुसा एवं एकवेतना के महलों से अधिक सुंदर बताता है। फायन जो चीनी यात्री था उसके अनुसार ऐसे महलों का निर्माण केवल एक देवता या दानव कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्तूप। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिनमें पिपर हवा का स्तूप यूपी में है जो कि सबसे प्राचीनतम स्तूप है। नेक्स्ट है सारनाथ स्तूप, यह भी यूपी में है, उत्तर प्रदेश। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, इसके तोरण सुंदर है। चौथा है धर्मराजिक स्तूप, तक्षशिला और सारनाथ, ये चारों मौर्यकालीन स्तूप है। स्तूप क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। स्तूप के बारे में, स्तूप का शाब्दिक अर्थ है ढेर। स्तूप का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। इसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है, जैसे दांत और हड्डी। ये संख्या 8 और इनकी संख्या 8 और 1 है। दूसरा है पारिभौमिक भौगिक स्तूप, भगवान बुद्ध से संबंधित वस्तुएं जैसे बुद्ध का भिक्षा पात्र, जूते आदि रखे गए हैं। फिर है उद्देश्य का स्तूप, भगवान से संबंधित स्थान व प्रतीक। पूजार्थक स्तूप, आस्था के केंद्र के रूप में जो दे रखा है देखो चित्र में, जैसे तोरण द्वार है, वेदिका है बाहर, मेधी जो ऊपर है, सोपान सीढ़ियाँ हैं, अंड ये जो इसका चक्राकार जो स्तूप है, यष्टि ऊपर छत्र है और हर्मिका इसका भाग ऊपर का। इस तरह से जो स्तूप बने होते थे। अमरावती स्तूप यह सफेद संगमरमर से निर्मित है। इसका निर्माण व्यापार संघ श्रेणियों के प्रमुखों ने करवाया था। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। फिर है दमेक स्तूप, यह गुप्तकालीन है। इसकी स्थिति ये कहाँ है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह साधारण ईंटों से निर्मित है। बरहुत स्तूप, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आते हैं स्तंभ। सारनाथ का स्तंभ, इसमें 4 शेर मिलते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके फलक पर भगवान बुद्ध के प्रतीक मिलते हैं। इसके ऊपर हाथी, सांड, घोड़ा और शेर हैं। इस पर 32 तीलियों वाला अशोक चक्र मिलता है। राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अशोक स्तंभ सारनाथ संग्रहालय में स्थित है। जो स्तंभ है उसका चित्र बनाया गया है। अवामम्मु की खीमल कमल, अवाममुखी कमल, फिर यह यष्टि कमल फलक और पशु आकृति जो कि उसके ऊपर दी गई है। उसके बाद है सांची का स्तंभ, इसमें 4 शेर है। रुमिंदई उस पर घोड़ा है। रामपुरवा उसमें बैल और शेर है। वैशाली उसमें 1 शेर है। संकीसा में हाथी का चित्र है। गुफाएं, अशोक ने कर्ण चौपड़, सुदामा और विश्व झोंपड़ी का निर्माण करवाया। ये गुफाएं हैं। दशरथ ने पोता या गोपिका गुफा का निर्माण करवाया।
कुछ इतिहासकार अशोक के स्तंभों को डेरियस के स्तंभों की नकल मानते हैं। अशोक के स्तंभ डेरियस के स्तंभों की नकल नहीं, क्योंकि अशोक और डेरियस के स्तंभों में जो अंतर है वो देखा गया है। अशोक के स्तंभ है वो एकाश्मक पत्थर है, मतलब एक पत्थर से बने हैं, और डेरियस के जो स्तंभ है वो अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बनाए गए हैं। अशोक के जो स्तंभ है वो स्वतंत्र है, डेरियस के जो स्तंभ है वो महल के हिस्से है। उसके बाद अवानमुखी कमल और डेरियस में सीधा कमल। अशोक में जो स्तंभ है अशोक के उसमें पशु आकृति है, डेरियस के जो स्तंभ है उसमें मानव आकृति दी गई है। अशोक के स्तंभ सपाट है और डेरियस के स्तंभ है वो नालीदार है। अशोक के स्तंभ लेख युक्त है और डेरियस के स्तंभ लेख विहीन है। उसके बाद आते हैं मौर्यकालीन लोक कला। मौर्यकालीन समय में यक्ष एवं यक्षिणियों की मूर्तियां बनाना आरंभ हुआ। मथुरा के पास परखम से एक यक्ष की मूर्ति मिली है जिसे मणिभद्र कहा जाता है। पटना के पास की दीदारगंज से एक यक्षिणी की मूर्ति मिलती है जिसे चामार गृहिणी या चंवर गृहिणी कहा जाता है। धौली से पत्थर को काटकर बनाया हुआ हाथी मिलता है। बुलंदी बाग से एक पहिया मिलता है। उसके बाद आते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें सबसे पहले ऊपर सम्राट है। राजतंत्रात्मक वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत प्रसिद्ध था। चाणक्य का अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान की प्राचीनतम पुस्तक है। राजा की सहायता हेतु 18 मंत्री होते थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। 3-4 प्रमुख मंत्रियों को मंत्रीगण कहा जाता था, जैसे पुरोहित, युवराज, सेनानी। अन्य प्रसिद्ध जो तीर्थ थे उनके नाम है समाहर्ता राजस्व अधिकारी होता था, सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था, कर्मांतिक कल कारखानों का प्रमुख होता था, आंतरविशिक अंगरक्षक सेना का प्रमुख था, आठविक वन विभाग का प्रमुख था, दोवारिक राजमहल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, और प्रशासता पत्राचार विभाग का प्रमुख था। इन तीर्थों के नियंत्रण में 26 विभाग होते थे जिसके प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता था, जैसे मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का प्रमुख, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रमुख, सूराध्यक्ष आबकारी विभाग का प्रमुख, सुन्नाध्यक्ष बुच्चड़खाने का प्रमुख, लवणाध्यक्ष नमक विभाग का प्रमुख, गणिकाध्यक्ष वेश्यावृत्ति विभाग का प्रमुख, आखराध्यक्ष खनिज विभाग का प्रमुख, पण्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का प्रमुख, पौत्वाध्यक्ष नाप तोल विभाग का प्रमुख, कुप्याध्यक्ष वन निरीक्षकों का प्रमुख। इसके बाद आता है मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को चक्र कहा जाता था, जैसे उत्तरापथ और दक्षिणापथ जिसको सुवर्णगिरी कहते थे, अवंतीपथ उज्जैन, उत्तरापथ में तक्षशिला आता था, प्राच्य पाटलिपुत्र, तौसली कलिंगपथ तौसली इसका जो क्षेत्र था। उसके बाद आता है मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन। मौर्य सेना को 6 विभागों में विभाजित किया गया था जिनके नियंत्रण हेतु 6 समितियां थीं। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। जल, घुड़सवारी, पैदल, रथ, हाथी और रसद आपूर्ति हेतु। उसके बाद है गुप्तचर व्यवस्था। मौर्यकालीन गुप्तचर जो व्यवस्था थी उसमें गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्य सर्प कहा जाता था। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, जो कि 2 तरह के होते थे, संस्था और संचार। एक ही जगह रहकर गुप्तचरी करने वाले को संस्था कहा जाता था और घूम घूम कर जासूसी करने वाले को संचार कहा जाता था। मौर्यकालीन जो न्यायिक प्रशासन है उसमें न्यायालय थे 2 प्रकार के थे, दीवानी और फौजदारी। दीवानी न्यायालय है वो धर्मस्थीय न्यायालय जिसका न्यायाधीश था वो व्यवहारिक कहलाता था। फौजदारी जो न्यायालय है उसको कंटक शोधन न्यायालय कहते थे और उसके जो न्यायाधीश है उसको प्रदेष्टा कहा जाता था। राज्युक को क्षेत्रीय न्यायाधीश या गण राज्य न्यायाधीश कहते थे। उसके बाद आता है मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति। मौर्यकालीन जो समाज था वह पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार था। समाज 4 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र जाति व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी। वर्ण संकर जातियां नगरों से बाहर रहती थी। निषाद, स्वपाक, उग्र, अंबष्ठ इत्यादि। चाणक्य के अर्थशास्त्र में कुलीन महिलाओं को अनिष्कासिनी कहा जा गया है। विधवा विवाह का प्रचलन कम हुआ। वह विधवा महिलाएं जो पुनः विवाह नहीं करती थी उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। वेश्यावृत्ति राज्य के नियंत्रण में होती थी। वेश्याओं को गणिका कहा जाता था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपाजीवा कहा जाता था। पुरुष कलाकारों को रंगोपजीवी कहा जाता था एवं महिला कलाकारों को रंगोपजीविनी कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। अशोक ने युद्ध बंदियों को उत्पादन कार्यों में लगाया था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। शाहगोरा तथा महास्थान नामक अभिलेखों से अकाल राहत कार्यों की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने शिव को डायोनिसस तथा कृष्ण को हेराक्लीज कहा। उसके अनुसार भारतीय देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। उसके अनुसार भारतीयों को लिखना नहीं आता था। तलाक को मोक्ष कहते थे। आर्थिक स्थिति मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति है। मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी। उद्यमात्रिक बिना सिंचाई के साधनों की अच्छी फसल पैदा करने वाली भूमि कहलाती थी। सीता राजकीय भूमि होती थी। इस भूमि से 1/2 कर वसूला जाता था। भाग भू राजस्व कर जो 1/6 था जिसको भाग कहा जाता था। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार 1/4 भाग था। सेतुबंध यूनानी इतिहासकारों के अनुसार सिंचाई कर जो 1/5 से 1/3 था उसको सिंचाई कर को सेतुबंध कहते थे। बेगार प्रथा को विष्ट या विष्टि कहा जाता था। उद्योग धंधे विकसित अवस्था में थे एवं राज्य के नियंत्रण में थे। सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। अर्थशास्त्र में कुम्हार का उल्लेख नहीं मिलता। मुद्रा प्रणाली का आरंभ हो चुका था। सोने का सिक्का सुवर्ण कहलाता था। चांदी का सिक्का काशार्पण, धरण या पण कहलाता था। तांबे का सिक्का भास्क या काकनी कहलाता था। यह सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्के थे। तो आज की वीडियो में मौर्य साम्राज्य से संबंधित इतने ही। धन्यवाद।